हेलो एवरीवन, वेलकम टू वेदास्त्रा द हिंदू एनालिसिस फॉर 15 जनवरी 2023। आज है 15 जनवरी और हम लोग देखेंगे 15 जनवरी के द हिंदू के इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स। बट बिफोर स्टार्टिंग, विश यू वेरी हैप्पी मकर संक्रांति टू ऑल यू। आप सभी को मकर संक्रांति की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। आज हम लोग देखेंगे द हिंदू के इंपॉर्टेंट आर्टिकल। चलिए हम लोग देखते हैं, स्टार्ट करते हैं वीडियो को बिना किसी देरी के। सबसे पहले जो आपको फर्स्ट आर्टिकल देखने को मिल जाएगा फ्रंट पेज में, ये है NDMA नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी की तरफ से आया है न्यूज़। इन्होंने डायरेक्ट करी है सेंट्रल गवर्नमेंट के जितने भी इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज़ है या जो भी एजेंसीज़ है सेंट्रल गवर्नमेंट के या फिर किसी भी गवर्नमेंट के एजेंसीज़, उनको इन्होंने NDMA ने मना करी है कोई भी डेटा जोशीमठ से रिलेटेड शेयर करने को। आपने पहले कुछ दिन पहले देखा होगा, जो इसरो है इन्होंने क्या शेयर किया था, 5.4 सेंटीमीटर जो जोशीमठ के लैंड है वो नीचे धसक गई है। 5.4 सेंटीमीटर्स इसरो के द्वारा ये चीज़ें बताई गई थी और ये मीडिया में पूरा फैल गया। क्यों ये मना कर रहे हैं नहीं शेयर करने को? क्योंकि सिटीजन्स में एक अलग तरीके की जो मिसअंडरस्टैंडिंग है वो बढ़ने को देखने को मिल रही है। इस कारण से NDMA ने मना करी है, ताकि सिटीजन्स में एक धैर्य बना रहे। वो कुछ भी अलग फेक न्यूज़ वगैरह जो वायरल आजकल हो जाते हैं, कई अवधारणाएं व्यक्त किए जाते हैं अलग अलग लोगों के द्वारा, इस कारण से इस पर्टिकुलर जो NDMA है इन्होंने मना करी है काफ़ी सारे एजेंसीज़ को, गवर्नमेंट के जितने भी एजेंसीज़ हैं उनको कोई भी डेटा इस जोशीमठ से रिलेटेड शेयर करने को। ठीक है, इस पर्टिकुलर आर्टिकल में बेसिकली यही दिया हुआ है, बाकी और कुछ है नहीं इसमें। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। ये आपको छोटा सा देखने को मिल जाएगा बगल में ही है। ये जो गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट क्या कर रही है, जो विलेजर्स है, विलेजर्स को आर्म्स कर रही है, हथियार चलाने के लिए सिखा रही है, ताकि कठिन परिस्थिति में ये हथियार चलाने के लायक हो, हथियार चला पाए अगर इसके सामने विपत्तियां आए तो। हाल ही में देखा गया, ये बेसिकली है कहाँ पे, ये जम्मू कश्मीर। आपको एक विलेज देखने को मिल जाएगा, डांगड़ी विलेज, राजौरी डिस्ट्रिक्ट में, जम्मू कश्मीर का। यहाँ पे ये चीज़ें सिखाई जा रही है क्योंकि इसके जस्ट साइड में ही, इसके बगल में ही कुछ किलोमीटर्स के बगल में एक जो टेरर अटैक था वो हो गया था, जिसमें काफ़ी सारे लोगों की जान गई थी। इस कारण से भी विलेजर्स को ट्रेन किया जा रहा आर्म्स वगैरह चलाने के लिए। बस यही पर्टिकुलर आर्टिकल में यही था। हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको बस अंडरस्टैंडिंग के लिए पढ़ना चाहिए कि हमारे कंट्री में एक्चुअली हो क्या रहा है अभी। नेक्स्ट बढ़ते हैं हम अगले आर्टिकल की तरफ। आपको नेक्स्ट जो देखने को मिलेगा आर्टिकल ये है, जो सेंट्रल टीम है ये रिव्यू करेगी मिड डे मील स्कीम जो वेस्ट बंगाल के अंदर चलाई जा रही है। वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट के अंदर जो मिड डे मील स्कीम चलाई जा रही है उसको रिव्यू करेगी सेंट्रल गवर्नमेंट। मिड डे मील स्कीम जो होती है ना, बस आपको इसका थोड़ा सा बैकग्राउंड याद रखना। यहाँ से क्वेश्चन आएंगे नहीं कि कौन से स्टेट में सेंट्रल टीम ने रिव्यू करी ना, ऐसे क्वेश्चन तो कभी नहीं पूछे जाएंगे एग्जाम। बट आपको ये पता होना चाहिए मिड डे मील स्कीम होता क्या है, इसके बैकग्राउंड्स, कब ये लॉन्च किए गए थे, इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या थे, ऐसी चीज़ें। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। मिड डे मील स्कीम जो है ये गवर्नमेंट के द्वारा 1995 में बेसिकली लॉन्च किया गया था। 1995 में गवर्नमेंट के द्वारा मिड डे मील स्कीम लॉन्च किया गया था। इसका ऑब्जेक्टिव्स था जो बच्चों में मेल न्यूट्रिशन है इसको पूरा करने का। दूसरा, स्कूल में जो अटेंडेंस है बच्चों की कमी होती थी उसको एक बेहतर बनाने का कोशिश ये मिड डे मील स्कीम के थ्रू की गई थी। लेकिन हाल ही में 2021 के सितंबर महीने में इस स्कीम का नाम बदल के PM पोषण स्कीम रख दिया गया, क्योंकि अब इसका ऑब्जेक्टिव हो गया था पोषण पहुंचाना। जो मेल न्यूट्रिशन वाली चीज़ें थी ना, अब न्यूट्रिशनल वाली चीज़ें बच्चों को खिलाना, इसके ये मेन स्कीम का जो मेन मोटिव था ये बन गया था, मेन मोटिव बन गया था PM पोषण स्कीम। इसके अंदर जो भी प्राइमरी बच्चे हैं, अपर प्राइमरी क्लासेस के बच्चे यानी कि 1 to 5 के बच्चे, 5 to 8 के बच्चे, इसके साथ साथ प्री प्राइमरी स्कूल जो कि आंगनवाड़ी में पढ़ते हैं, ऐसे बच्चे को भी इस स्कीम के अंदर शामिल किया गया। इसके साथ साथ जो भी प्रेग्नेंट वीमेन है उसको भी इस स्कीम के अंदर रखा गया था कि उसके जो न्यूट्रिशन है उसके बॉडी में वो पर्याप्त मात्रा में हो पाए। खास करके सरकार का जो मोटिव है ये मिलेट्स कंज्यूम को लेके बढ़ाया गया है। आपको पता होगा 2023 जो है ये इंडिया के प्रपोजल पे UN ने, जो फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशंस है FAO ने, उन्होंने ये इंडिया के प्रपोजल पे 2023 का जो रखा है इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स, इंडिया के प्रपोजल पे रखा है। क्योंकि मिलेट्स के अंदर आपको देखने को मिल जाएगा क्या सब, ज्वार बाजरा और रागी। और ज्वार बाजरा और रागी जो होता है इसमें काफ़ी ज़्यादा न्यूट्रिशनल चीज़ें होती है, काफ़ी ज़्यादा न्यूट्रिशन से भरपूर होते हैं ये पोषक तत्वों से। इस कारण से इंडिया जो है, हमारी सरकार अभी मिलेट्स पे ज़्यादा जोर दे रही है। तो हम लोग कहाँ पे थे, पोषण स्कीम जो PM पोषण स्कीम है इसके अंदर। तो PM पोषण स्कीम के बारे में आपको पता होगा 1995 में लॉन्च हुआ था। 2021 में 1995 में मिड डे मील स्कीम के थोड़ा नाम से लॉन्च हुआ था। 2022 में इसको
2021 में पीएम पोषण स्कीम के नाम से जाना गया। सबसे पहले स्टेट जो मिड डे मील स्कीम को इम्प्लीमेंट करने वाला था वो हमारा तमिलनाडु था। ओके, अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट आर्टिकल पे। नेक्स्ट आर्टिकल जो है हमारा ये है आपको मेघालय के अंदर ये ग्रीन ओसिस माइनिंग हिट मेघालय डेजर्ट गिव्स विनिंग्स टू फुटबॉल ड्रीम्स। मेघालय में बेसिकली हुआ क्या है ना, मेघालय में एक आपको ईस्ट जयंतिया डिस्ट्रिक्ट देखने को मिल जाएगा। ईस्ट जयंतिया, लेट से ये मेघालय है, इसमें 3 पहाड़ियाँ आपको देखने को मिल जाएगी, गारो, खासी और जयंतिया। तो जयंतिया के अंदर भी अलग अलग जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं वो पहाड़ों के नाम पे ही रखा गया है। यहाँ पे आपको ईस्ट जयंतिया डिस्ट्रिक्ट देखने को मिल जाएगा और इसी का जो हेडक्वार्टर है इसका हेडक्वार्टर का नाम है यहाँ पे आपको एक बार मैं जूम कर देता हूँ, खिलेरी हाट। ईस्ट जयंतिया डिस्ट्रिक्ट का हेडक्वार्टर खिलेरी हाट। और खिलेरी हाट में क्या हुआ, ये फुटबॉल का जो स्टेडियम है ये यहाँ पे इनॉग्रेट हुआ है। बस इसी कारण से ये न्यूज़ में है कि मेघालय के जो ईस्ट जयंतिया हिल्स डिस्ट्रिक्ट के जो बच्चे हैं यहाँ पे उनको भी अब फुटबॉल खेलने का मौका मिलेगा, फुटबॉल खेलने का शौक़ पूरा होगा। बस पर्टिकुलर इस आर्टिकल में यही चीज़ें दी हुई है। बात की जा रही है यहाँ पे मेघालय की, तो मेघालय में आपको कोल और लाइम स्टोन का प्रोडक्शन काफ़ी ज़्यादा होता है मेघालय के अंदर। ओके, हम लोग चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल पे। नेक्स्ट आर्टिकल आपको बस इसके नीचे ही देखने को मिल जाएगा, ये गंगासागर जो हो रहा मेला, गंगासागर मेला, इस पर्टिकुलर मेले के बारे में बात की जा रही है। ये वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट जो है 150 करोड़ रुपये इस मेले के लिए खर्च करेगी। ठीक है, मिनिस्टर ने बोला वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट 150 करोड़ रुपये इस मेले के लिए खर्च करेंगे। हम लोग बात करेंगे गंगासागर मेला के बारे में। ये पर्टिकुलरली होता कहाँ पे है गंगासागर मेला, आपको जो वेस्ट बंगाल का मैप है, लेट से ये जो साउथ वाला रीजन है वेस्ट बंगाल का, आपको जहाँ पे गंगा नदी आके ये पहले हम आपको पता होना चाहिए गंगा नदी कहाँ पे मिलती है। सबसे पहले गंगा नदी आती है, एक तो सीधे चली जाती है बांग्लादेश में एक धारा, और इसका यहाँ पे एक धारा इधर आती है। इस नदी को कहते हैं हुगली नदी। और हुगली नदी जहाँ पे बे ऑफ बंगाल में मिलती है वहाँ पे छोटे छोटे आइलैंड्स हैं। उन्हीं आइलैंड्स में से एक आइलैंड है गंगासागर आइलैंड। उसी आइलैंड पे ये मेला ऑर्गेनाइज कराई जाती है। यहाँ पे काफ़ी सारे श्रद्धालु आते हैं और यहाँ पे जो डीप है ओशन में वहाँ पे स्नान करते हैं। और ये मकर संक्रांति के दिन होती है ये मेला। बस इसी पर्टिकुलर मेले के बारे में इसमें बात की जा रही है। इसके साथ साथ वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट जो गंगासागर मेला है इसे नेशनल जो फेस्टिवल, नेशनल मेला जो उसके दर्जे में रखने को कहा है, क्योंकि आपको कुंभ मेला के बारे में पता होगा। कुंभ मेला के बाद जो सबसे बड़ा मेला ऑर्गेनाइज कराई जाती है हमारे इंडिया में वो गंगासागर मेला है। इसमें काफ़ी सारे श्रद्धालु आपको देखने को मिल जाएगा। फर्स्ट डे इसमें 30 लाख श्रद्धालु आए थे, बट आज कल 39 लाख श्रद्धालु इसमें आए थे पार्टिसिपेट करने के लिए। तो काफ़ी बड़ा मेला ये देखने को मिल जाता है। बस यही था इस पर्टिकुलर आर्टिकल में। हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। नेक्स्ट आर्टिकल आपको देखने को मिल जाएगा केरला से है, नीलाकुरुंजी। ये सेंचुरी जो है ये पेपर में ही है। बात क्या है, बात है 6 अक्टूबर 2006 की। इस टाइम पे प्रपोज किया गया था कि नीलाकुरुंजी जो है इसका हम लोग सेंचुरी बनाएंगे यहाँ पे केरला के अंदर। लेकिन अभी तक ये सेंचुरी बनकर तैयार नहीं हुई या फिर बनने का काम भी स्टार्ट नहीं हुआ है। इसी पर्टिकुलर चीज़ों के बारे में इसमें कहा गया है। बात यहाँ पे करते हैं नीलाकुरुंजी एक्चुअल में है क्या। नीलाकुरुंजी ये आपको फ्लावर देखने को मिल जाएंगे जो कि केरला और तमिलनाडु वाले रीजन्स में पाए जाते हैं। नीला से ही नाम से ही आता है, नीला मीन्स ब्लू, कुरुंजी मीन्स जो फ्लावर ब्लू फ्लावर। जब ये ब्लू फ्लावर कुछ सालों के बाद, लगभग 12 सालों के बाद ये फूलता है। फूलने के बाद इसका जो कलर है वो पर्पल कलर का हो जाता है। ये आप देख सकते हो पर्पल कलर का, ये अभी फूला इस कारण से इसमें न्यूज़ में है। बस यही है, पेपर में ही अभी तक कुछ इसका इम्प्लीमेंट जो सेंचुरी बनाने का काम जो है ये अभी स्टार्ट नहीं हुआ है। इसी के बारे में इस पर्टिकुलर आर्टिकल में दिया हुआ है। बात करते हैं नीलाकुरुंजी का जो साइंटिफिक नेम है, ये यहाँ पे एडिटोरियल में दे रखा है, ये आर्टिकल में दे रखा है। ये है, एक बार मैं जूम कर लेता हूँ ताकि आपको भी अच्छे से दिखाई दे। ये है स्ट्रोबिलेंथेंस कुनिथिया, ये नीलाकुरुंजी का साइंटिफिक नेम है। बस आपको इतना याद रखना, बाकी कुछ नहीं। ये नीलगिरी वाले रीजन जो है, नीलगिरी माउंटेन का जो नाम है इसी से तो पड़ा ना, नीलाकुरुंजी, नीला फ्लावर। नीलगिरी माउंटेन में यही फ्लावर ज़्यादा पाया जाता है, इस कारण से इसका नाम नीलगिरी माउंटेन रखा गया है। आगे हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। नेक्स्ट आर्टिकल आपको यहाँ पे केरला से रिलेटेड मिल जाएगा कि मकड़ा विलक्कू फेस्टिवल जो है, मकड़ा विलक्कू फेस्टिवल ये सबरीमाला अयप्पा टेम्पल में ऑर्गेनाइज किए जा रहे हैं। ये केरला के अंदर है। आपको वन डे कम्पिटिटिव एग्जाम से क्वेश्चन कैसे बनेंगे, मकड़ा विलक्कू फेस्टिवल जो ये किस स्टेट में ऑर्गेनाइज कराए जाते हैं, तो आपको आंसर क्या आएगा, केरला। ऐसे ही क्वेश्चन बनाए जाते हैं, इसमें डीप में नहीं जाना आपको, ज़्यादा इसमें पीएचडी वगैरह कुछ नहीं करनी है। चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ।
नेक्स्ट आर्टिकल आपको सुप्रीम कोर्ट से कहीं ना कहीं देखने को मिल जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने क्या की है, डायरेक्ट करी है कि इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट करना होगा आपको जब भी कोई डेवलपमेंट प्रोजेक्ट या फिर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट आप लाते हो। तो आपको हाल ही में देखने को मिला होगा जोशीमठ वाला केस, ऐसे ऐसे काफ़ी सारे केसेस हैं जहाँ पे इन्वायरमेंट को काफ़ी ज़्यादा नुकसान पहुँचता है। इस कारण से सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्ट करी है, जो बताया है कि इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट आपको करना होगा कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट से पहले। बस यही चीज़ें हैं। क्या होती है इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट, यानी कि कोई भी प्रोजेक्ट अगर हम लाए तो उस प्रोजेक्ट के थ्रू इन्वायरमेंट में कितना इम्पैक्ट पड़ेगा, कितना प्रभाव पड़ेगा, कितना नुकसान पहुंचेगा, इसी को पहले एसेस करना है, इसको मूल्यांकन करना है, देन ही कोई प्रोजेक्ट यहाँ पे लाना है। अगर ज़्यादा नुकसान नहीं पहुंचता है फिर प्रोजेक्ट स्टार्ट करेंगे हम लोग, अगर नुकसान पहुंचता है तो नहीं करेंगे। बस यही बातें इस पर्टिकुलर आर्टिकल में कही गई है। बात करते हैं हम लोग नेक्स्ट आर्टिकल की। ये FAQ में अगर आप लोग देखो तो FAQ में जो ये भोपाल गैस केस है, ये मैंने आपको पहले भी बता रखा है कि सेंट्रल गवर्नमेंट और पैसे मांग रहे जो यूनियन कार्बाइड कंपनी है, जो भोपाल गैस ट्रेजडी में कंपनी थी उससे, और ये कंपनी ने साफ साफ रिफ्यूज़ कर दिया। इसके बारे में ये पूरा का पूरा आर्टिकल दिया हुआ है, ये मैंने आपको पहले ही बता रखा है। आप एक बार प्लीज़ पिछली वीडियो जाके ज़रूर देखो, आपको समझ में आ जाएगी। और इसमें भी काफ़ी सारी चीज़ें दी हुई है, बट वही सारे कुछ है, आप एक बार पढ़ोगे इसे तो आप भी खुद अंडरस्टैंड इसे कर सकते हो। आगे नेक्स्ट आर्टिकल आपको देखने को मिल जाएगा, ये तमिलनाडु में CM और गवर्नर के बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है इसके बारे में दी हुई है। आपको भी बताए थे RN रवि जी और तमिलनाडु के CM MK स्टालिन जी, इनके बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट वाला के केस है, जो गवर्नर जो है ये बीच असेंबली में, बीच सभा को ही छोड़ के निकल गए हैं, इसको लेके ये काफ़ी कंट्रोवर्सी में चला गया ये मुद्दा। और इसी के बारे में ये पूरा का पूरा आर्टिकल दिया हुआ है। ये भी पहले मैंने आपको पहले आर्टिकल में करा रखा है, तो बेकार में यहाँ टाइम जो है वे वेस्ट करने का नहीं बनता है, इसलिए मैं इसे छोड़ रहा हूँ। आप लोग इसे जो पिछली वीडियो में जाके ज़रूर एक बार देख लीजिएगा अगर आप नहीं देखें पहले का वीडियो। तो चलते हैं हम लोग नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। ये ट्विटर में आप कैंपेन भी देखोगे, गो आउट रवि, इस तरह के कैंपेन ट्विटर में ट्रेंड हो रहे हैं। नेक्स्ट आर्टिकल आपको बैंकिंग से रिलेटेड देखने को मिल जाएगा। जो FSIB है ये रिकमेंड किया है MD पोस्ट के लिए बैंक ऑफ बड़ौदा और बैंक ऑफ इंडिया का, द फाइनेंशियल सर्विस इंस्टीट्यूशन ब्यूरो FSIB, इसी का काम होता है इनको रिक्रूट करने का। देवदत्त चंद, एक बार मैं जूम कर लेता हूँ, देवदत्त चंद फॉर द पोजीशन ऑफ MD एंड CEO इन द बैंक ऑफ बड़ौदा। बैंक ऑफ बड़ौदा के MD CEO देवदत्त चंद और रजनीश कर्नाटक MD CEO बैंक ऑफ इंडिया के लिए इन्होंने प्रपोज किया है, रिकमेंड किया है, अभी बनाया नहीं गया है, रिकमेंड किया है ना। आपको ये याद रखना कौन सी जो बॉडी है वो करती है, FSIB फाइनेंशियल सर्विसेज इंस्टीट्यूशन ब्यूरो, ये रिक्रूट करती है जो MD और CEO की पोस्ट है। इन सारी चीज़ों को जो जितने भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है हमारे इंडिया में उसके MD CEO वगैरह यही रिक्रूट करती है FSIB। BOB को कौन बनेंगे, देवदत्त चंद बैंक ऑफ इंडिया के, रजनीश कर्नाटक, बस इतना याद रखना आपको। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट आर्टिकल स्पोर्ट्स वाले पेज से, मुझे कुछ इंपॉर्टेंट नहीं लगा। सो आई होप कि सारे आर्टिकल जो भी इंपॉर्टेंट, आज संडे था उतना आर्टिकल तो था नहीं, एडिटोरियल वाले सेक्शन भी नहीं था आज, तो हम लोग आप वीडियो को एंड करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड गुड बाय।